रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसके लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म हैं तैयारी के लिए, तो उसी सिलसिले में ये एक वीडियो है जिसमें हम एक लिक्विड का पोर्शन जो होगा वो कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें, उसको एफएससी लेवल पे भी और थोड़ा बहुत उसका बीएससी लेवल भी हम टच करेंगे। जस्ट एक रिवीजन है, मैक्सिमम कंटेंट और मिनिमम टाइम में मैंने कोशिश की है कि इसको मैं रिवाइज़ कर सकूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी, चलते हैं चैप्टर फर्स्ट ईयर में। चैप्टर 4 है जिसमें 2 मेन पार्ट हैं उसके, लिक्विड्स एंड सॉलिड के। वैसे तो दोनों ही बड़े इम्पोर्टेंट और बड़े लेंथी पोर्शन है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि दोनों को करें, अगर दोनों ना भी हुए तो लिक्विड का पोर्शन जो है उसको हम अलग कर लेंगे और सॉलिड का पोर्शन जो है उसके बाद एक नई वीडियो में मैं उसको बता दूंगा। जी, लिक्विड्स में सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनको हम वंडर वाल फोर्सेस भी बोलते हैं। वंडर वाल फोर्सेस, अब इनमें जो है चीज़ आपने देखनी है, वंडर वाल फोर्सेस हर एक में होती है। हर एक चीज़ जो होगी जिसमें एटम पार्टिकल आपस में जुड़े हुए होंगे तो उनमें किसी भी किस्म की फोर्स होगी वो वंडर वाल फोर्स ही कहलाती है। अब ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ही वंडर वाल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है, जिससे वो पार्टिकल आपस में अटैच हुए होते हैं। इसके आगे मज़ीद कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। वो क्या है जी, एक है डाइपोल 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 फोर्सेस है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इनके नाम भी दिए हुए हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इसको लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा हम इनको जो है वो समराइज करते जाएंगे। डाइपोल का मतलब होता है 2 पोल होने चाहिए। जैसे HCl है, उसके अंदर एक पार्ट जो है वो पॉजिटिव पार्ट वाला है और एक जो है वो नेगेटिव पार्ट है। इट्स मीन इसके अंदर 2 पोल है। और इसमें ये भी हो सकता है कि उसमें एक से ज़्यादा जगह पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। जैसे वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, दोनों जो पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन जो है वो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस बात पे डिपेंड, वो कंफ्यूज नहीं होना कि वो 2 जगह पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक जगह पे आ गया। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज सेपरेशन हुई हो, वो कम हो ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बने हुए हों तो वो जो चीज़ होती है वो कहलाती है डाइपोल। अब होता ये कि जब ये किसी दूसरे डाइपोल के साथ इंटरैक्ट करेगी, करीब आएगी, तो इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल को और इसका पॉजिटिव पोल उसके नेगेटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। मतलब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के साथ इंटरैक्ट करता है। और आपको इसके अंदर जो मेन लॉजिक है वो पता होना चाहिए कि ये जो पोल बने हैं वो किस बेस पे बने हैं। These are due to the electronegativity difference of the bonded atom. When one atom attracts the bonded electron more strongly, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी, जितना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करता जाएगा उतने उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, तो साथ वाले पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये एक डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल डाइपोल के दरमियान जो फोर्सेज होगी वो कहलाती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। जो भी इनकी मोस्टली प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर है, जो मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है, वो तकरीबन उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है उस पर डिपेंड करती हैं।
आप देखें पानी का लिक्विड फॉर्म में होना, ऑयल का उससे थोड़ा स्टिकी होना, और हनी का और स्टिकी होना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड कर रही होती हैं। तो जब तक हमें इनके बारे में नहीं पता होगा हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता सकते। तो ये डाइपोल फोर्सेस है। दूसरी जो फोर्स है वो है जी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। जैसा कि ये नाम इंड्यूस्ड का जिक्र किया गया है, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब ये किसी दूसरे की वजह से डाइपोल है। एक ये जो होती है ये हमेशा पोलर में होगी। एवरी पार्ट ऑफ द जो उसका मटेरियल होगा जो वो पोलर होंगे और पोलर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो ये डाइपोल फोर्सेस हैं। लेकिन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस में एक चीज़ तो पोलर होगी, जैसे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दूसरी चीज़ जो होगी वो नॉन पोलर होगी। अब इस पोलर मॉलिक्यूल या पोलर पार्टिकल जैसे इसके करीब आएगा, इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्जन या अट्रैक्शन होगी। मसलन इसका इस तरफ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव को रिपेल करके दूसरी तरफ कर देगा, और अगर इधर पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये न्यूट्रल था, इसके ऊपर पोलैरिटी वो जो है चार्ज सेपरेशन नहीं थी, लेकिन इस डाइपोल की वजह से ये जो है ये भी पोलर हो जाएगा। इसके अंदर भी इस तरह से ये चीज़ें आ जाएंगी, पॉजिटिव पार्ट इस तरफ, नेगेटिव पार्ट उधर चला जाएगा। तो एक तरह से ये तो परमानेंट पोलर है, पोल हमने लिया ही पोलर है। ये जो था ये शुरू में नॉन पोलर है, इसके ऊपर पोल नहीं बने हुए, लेकिन जैसे ये पोलर इसके पास आया उसके अट्रैक्शन रिपल्जन की वजह से इसमें भी पोल बन गए। तो अब यहाँ पे जो अट्रैक्शन डेवलप होगी, डेफिनेटली जब इसका नेगेटिव पॉजिटिव इसकी तरफ होगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये अट्रैक्शन कहलाती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या इसका एक और नाम भी है उस बंदे के नाम से जिसने इसके बारे में बताया, डिबाय फोर्सेस। ये डिबाय फोर्सेस के नाम से पूछ लेता है क्वेश्चन, ये आ चुका हुआ है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है जी लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस जिसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल, अगर हम इसको देखें इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली फ्रिज लंदन, ये एक जर्मन फिजिस्ट था, 1888 में उसने इसके बारे में आइडिया दिया कि ये लंदन फोर्स। एक्चुअली ये आइडिया है क्या? मसलन आमतौर पर जो नॉन पोलर चीज़ें होती हैं हम कहते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं, ठीक है, वो जुड़ेंगी नहीं। लेकिन जब हमने कुछ गैसेस को लिक्विफाई किया, जैसे हीलियम है, इस गैस को लिक्विफाई किया तो लिक्विड में होने का मतलब उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो फिर कौन सी है? क्योंकि पोल तो उसमें है नहीं, ये तो एक एटम है। या जो नॉन पोलर होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उनमें भी पोल नहीं है। तो कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो कौन सी फोर्सेस होंगी? या जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोकार्बन वगैरह, उनको हम लिक्विफाई करते हैं, या कुछ है लिक्विड में या कुछ सॉलिड में है, तो उनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किस लिहाज से होगी? ये जस्टिफिकेशन इसने दी कि एक्चुअली नॉन पोलर के अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल एक प्रोड्यूस होता है, एक लम्हे के लिए एक डाइपोल बन जाता है। उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मूव कर रहा है सपोज, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो वो साथ वाले एटम या मॉलिक्यूल को अफेक्ट करेगा, इधर आएगा तो इधर वालों को अफेक्ट करेगा। क्योंकि फोर्सेस तब होती हैं जब उसके इर्द गिर्द एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम बहुत ज़्यादा होंगे। जब अकेला होगा तो फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज़ होता। अकेला HCl मॉलिक्यूल हो तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई दूसरा तो होगा ना जिसके साथ उसने जुड़ना है। तो ये भी एक मॉलिक्यूल सपोज यहाँ पे है और उसके साइडों पे ये मॉलिक्यूल है। अब सपोज करें कि इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, तो वो इसके नेगेटिव चार्ज को दूसरी तरफ रिपेल कर देगा, पॉजिटिव इसकी तरफ आ जाएगा।
जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया तो वो इसको इधर रिपेल कर देगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। जैसे ये यहाँ गया, क्योंकि ये मूव तो कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से ये जो एक लम्हे के लिए ये एक डाइपोल बना था, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब होता है एक लम्हे के लिए, तो वो उसने जैसे ही नेगेटिव चार्ज इधर गया इसको अफेक्ट किया, इधर गया इसको अफेक्ट किया, इधर गया इसको अफेक्ट कर देगा। तो जैसे ही इसको अफेक्ट करेगा उसका पॉजिटिव चार्ज इसके करीब हो जाएगा, तो कुछ लम्हे के लिए इसमें अट्रैक्शन डेवलप हो जाए, फिर यहाँ से ख़त्म होकर यहाँ डिवेल्प हो जाए, यहाँ से ख़त्म होगी तो यहाँ डिवेल्प हो जाएगी। इस तरह से ये हर लम्हे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल जो है वो चेंज होती रहती है, ये किसी के दरमियान परमानेंट नहीं होती। इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और इनकी डाइपोल की वजह से जो बाकी मॉलिक्यूल थे उनमें भी पोलैरिटी इंड्यूस होती जा रही है, तो इसलिए वो इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाते हैं। तो इसके और इस सेंटर वाले में जो अट्रैक्शन होगी वो कहलाती है लंडन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। चूंकि ये एक वीक फोर्सेस होती हैं, इसलिए ये जो आमतौर पे ऐसे नॉन पोलर के दरमियान होंगी, ये हमेशा नॉन पोलर। अब याद रखें, आपको आइडिया होगा, कंपेयर करें तो ये पोलर और ये पोलर और नॉन पोलर, और ये सारे के सारे नॉन पोलर। अब एक और चीज़, क्या ये सिर्फ नॉन पोलर में ही होती है, किसी और में नहीं होती? ये इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। जहाँ डाइपोल फोर्सेस होंगी वहाँ लंदन भी होंगी, जहाँ डाइपोल इंड्यूस्ड है वहाँ भी लंदन होगी, लेकिन वो इतनी कम है कि ये फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो ये दोनों उस पर डोमिनेट आ जाती हैं। इसलिए इसके केस में तो वो कंसीडर ही नहीं होता। जैसे आप ये देखें कि दोपहर के वक्त आप लाइट चला लें, अब ये नहीं आप कह सकते कि वो बल्ब है या जो लाइट आपने चलाई उसकी लाइट है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा है कि आप सूरज की रोशनी को कंसीडर करते हैं, आप उसकी जो रोशनी है, जो बल्ब है या लाइट है, उसकी रोशनी को आप कंसीडर नहीं करते, हालांकि वो होती है। इसी तरह ये लंदन फोर्सेस सब मटेरियल में होती हैं, लेकिन ये क्लियरली हमें इनके बारे में पता तब चलता है जब दूसरी फोर्सेस नहीं होती। ठीक है, तो ये उसमें आ जाएंगे। लंदन फोर्सेस में फैक्टर्स हैं कुछ जिसकी बेस पे ये डिपेंड करती हैं। सबसे पहली चीज़ जो फैक्टर्स के अंदर है वो साइज़ है। साइज को कंपेयर किया जाता है पोलराइजेबिलिटी से। अब पोलराइजेबिलिटी क्या है कि हाउ मच एन एटम और मॉलिक्यूल कैन बी पोलराइज्ड, कितना उसको पोलराइज किया जा सकता है। मसलन अगर ये ऐसा होगा ना, स्मॉल साइज का होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करना मुश्किल होगा। जितना बड़ा साइज होता जाएगा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना आसान होता है, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उनको रिपेल कर सकती है दूसरी तरफ। तो लिहाजा जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी लंदन फोर्सेज होंगी वो ज़्यादा होंगी। स्ट्रेंथ जो है वो इसमें यह कह लें डायरेक्टली रिलेशन है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस। ये रिलेशन इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है कि दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल, या आप देखें आपके पास एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनकी फिजिकल स्टेट्स हैं, ये दोनों जो है ये गैसियस हालत में मिलती हैं, ये जो है ये लिक्विड हालत में मिलती है, और ये सॉलिड हालत में है। तो ये लिक्विड सॉलिड और गैस, लिक्विड और गैस और सॉलिड जो है ये किस लिहाज से, ये इस फैक्टर्स की वजह से, पोलराइजेबिलिटी की वजह से, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसको पोलराइज करना, उसके अंदर डाइपोल का बनना इजी हो जाएगा। यही वजह है कि इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, इसमें उससे कम, इसमें सबसे कम, और इतनी कम कि ये गैसियस हालत में मिलती हैं। ये एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर इसके अंदर है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल।
ये भी बहुत जो है वो डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता जाएगा उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी और उसके अंदर लंदन फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। यही वजह है कि आप हाइड्रोकार्बन में, अल्केन में आमतौर पे आप देखते हैं कि जो लोअर हाइड्रोकार्बन वाले होते हैं वो गैसियस हालत में, मीथेन, इथेन वगैरह, जो उससे हायर होते हैं वो लिक्विड में, और उससे हायर जो होते हैं वो सॉलिड में। एक एग्जाम्पल दी हुई है C2H6 है और C6H14 है, ये दोनों हैं। एक का बॉइलिंग पॉइंट -88.6 है और 88.5 है, और दूसरे का माइनस जो है वो 68.6 है। तो ये जो है एक की पॉजिटिव वैल्यू है, एक की नेगेटिव वैल्यू है, तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फोर्सेस होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो हमें इससे एक्चुअली इस वैल्यू से, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इस वैल्यू से हमें इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका आइडिया हो जाता है। अब याद रखें, 2-3 चीज़ें हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। 2 डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि आप फोर्सेस से बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट से फोर्सेस पे भी जाया जा सकता है। क्वेश्चन जो है वो मुख्तलिफ वे में पूछ सकता है जी। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि आपको डाटा जो प्रोवाइड किया गया है उससे आपने आंसर पे जाना है। आपको बाद दफ़ा प्रोवाइड किए हुए होती फोर्सेस, उससे आप बॉइलिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर फोर्सेस किस किस्म की होंगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने, हालांकि ये अलग अलग टॉपिक है, फोर्सेस वाला टॉपिक अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, आगे ये सारे की हम डिटेल भी थोड़ी सी देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे अरेंज की गई हैं, हम इनको ऐसे कैसे लिंक कर सकते हैं। ये 2 फैक्टर इसके अंदर बताए हुए हैं, एक तो साइज़ का और दूसरा नंबर ऑफ एटम का। मॉलिक्यूल का साइज़ जितना बड़ा होगा उसके अंदर एटम जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस उसमें आती जाएंगी। ये एग्जांपल्स भी बुक में दी हुई है, इनकी वैल्यूज़ ये वाली चीज़ है या ये वाली है। बाज़ दफ़ा ये रट्टे में भी पूछ लेता है कि इसका जो है वो आंसर क्या होगा, इससे क्वेश्चन बना लेता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता ही होगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है जी। जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, और इनके ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से दिस बॉन्ड इज पोलर। और ये भी आप इसको ये कह सकते हैं कि जब पोल तो इनमें भी बन गए, जैसे आप इसको अलग अलग लिख लें, NH में या HO में या HF में, हर एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर इस सेंस को देखा जाए तो जैसे इनमें पोल है पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें भी वही पॉजिटिव और नेगेटिव है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक डायपोल डायपोल फोर्स की किस्म ही है। ठीक है, ये डायपोल डायपोल फोर्स ही है। अब होता यह है कि ये कैसे है, ये जो है ये इसकी निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसकी वजह एक और भी है, वो क्या कि ये जो एलिमेंट हैं जितने भी, इन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, अमोनिया के पास 1 होता है, फ्लोरीन के पास 3 होते हैं। तो इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये साथ वाले एटम को ये भी शेयर करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक तरह का एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाली जो कैफियत है वो भी आ जाती है। यही वजह है कि दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू डायपोल 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 फोर्सेज। यही वजह है कि हम इसको बॉन्ड कहते हैं। इट्स जस्ट लाइक ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेज कॉन्सेप्ट के लिहाज से, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर
जो है इसके अंदर वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाली जो है कुछ एबिलिटी आ जाती है। इसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसी वजह से हम इसके लिए टर्म भी बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। आम जो दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी निस्बत ये वीक फोर्सेज होती हैं, लेकिन जो आम डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती हैं उससे ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेशन आपको पता है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। ये इन टाइप्स जो है इसका एफएससी में तो नहीं बताया गया, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान। मतलब पानी का एक गिलास ले लें तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर होती है विद इन एन कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट है और उसी मॉलिक्यूल का दूसरा पार्ट है, वो आपस में जुड़ के उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आगे बहुत सारी जो हैं वो इसकी एप्लीकेशन भी हैं। बाज़ दफ़ा दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान, यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है एक वो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान है। हालांकि एसीटोन को प्योर हालत में लें तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्लोरोफॉर्म को प्योर हालत में लें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन उन दोनों को मिक्स करें तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर आप देखें ना, आपके पास क्लोरोफॉर्म है ये CCl CCl Cl और H, पार्शल पॉजिटिव पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव पार्शल नेगेटिव। अब यहाँ पे भी आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये जी दोनों सिमिलर सेम, जो एडजेसेंट आइटम पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया है, यहाँ पे तो ऐसा होता है कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, लेकिन होता यह है कि ये तीन क्लोरीन इस कार्बन को हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसमें बहुत कमी आ जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिए ये इधर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो कुछ इसकी कमी इधर से पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। चूँकि इससे इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए हाइड्रोजन पर चार्ज जो है वो पार्शल पॉजिटिव होगा। अगर इसके साथ दूसरा क्लोरोफॉर्म, तीसरा क्लोरोफॉर्म, चौथा क्लोरोफॉर्म ही लगाते जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, बिकॉज एक का हाइड्रोजन दूसरे के क्लोरीन से जुड़ रहा है। लेकिन अगर एसीटोन ले लें, एसीटोन में आपको पता है जी ये स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें कार्बन पर पार्शल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शल नेगेटिव, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन आ गया हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरफ हाइड्रोजन है, तो ये जो है यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब आपस में मिक्स करेंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन एसीटोन का मॉलिक्यूल दूसरे एसीटोन के मॉलिक्यूल से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से जुड़ेगा, और इसी तरह क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से जुड़ेगा। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं जी, जो इसकी हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन भी हैं और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये इसमें से बड़े टेक्निकल क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे पहली बात कोवेलेंट हाइड्राइड्स की। कोवेलेंट हाइड्राइड्स जो हैं इनमें अगर आप देखें तो हर ग्रुप का हाइड्राइड होता है हाइड्रोजन का कंपाउंड, हाइड्रोजन को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड मिला दें तो वो हाइड्राइड बन जाता है। जैसे कार्बन के साथ मिलाएं तो CH4, उसके बाद नाइट्रोजन के साथ मिलाएं तो NH3, वाटर के साथ मिलाएं तो H2O और फ्लोरीन के साथ मिलाएं तो HF। ये सारे हाइड्राइड्स हैं, ठीक है। वो उसके साथ होंगे कितने, वो उसकी अपनी वैलेंसी या उसकी वो बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। अब होता ये है कि डाउन द ग्रुप सीक्वेंस हमें मिलता है कि जो आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हर ग्रुप में जो सीक्वेंस जैसे इसमें मिला कि मीथेन से नीचे वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उससे नीचे वाले का उससे ज़्यादा, उससे नीचे वाले का उससे ज़्यादा है, इसी तरह इसमें जो सीक्वेंस था वो भी होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन इसका सीक्वेंस नीचे वाले एलिमेंट से शुरू होता है, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस से। ये जो है ये उस सीक्वेंस में नहीं आता। इसी तरह इसका सीक्वेंस नीचे सल्फर से शुरू होता है, इसका सीक्वेंस जो है वो क्लोरीन से शुरू होता है। ये तीन जो हैं ये इस सीक्वेंस में नहीं आते।
उसकी वजह यह है कि इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो अपने ग्रुप से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यही वजह है कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स में ये जो एक इनमें डिफरेंस आया है अपने ग्रुप मेंबर से एक्सेप्शनल बिहेवियर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दूसरा इसकी जो एप्लीकेशन है, अगर आप इसमें देखें कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बाद अब यहाँ पे एक और चीज़ H2O, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है जो कि ज़्यादा है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा है। अब देखा जाए अगर हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वाटर के अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और वैसे भी इसकी पोलैरिटी देखी जाए तो ऑक्सीजन की पोलैरिटी और फ्लोरीन की जो पोलैरिटी है ये कम पोलर है, ये ज़्यादा पोलर है। HF जो है वो ज़्यादा पोलर है। ज़्यादा पोलर क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो लिहाजा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। सपोज हम थोड़ा इसको डबल कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर ये चार्ज आएगा। तो अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है, ये दूसरे को अट्रैक्ट भी ज़्यादा करेगा। ये जो है ये उसकी निस्बत वीक है, ये कम भी अट्रैक्ट भी कम करेगा। तो इसको देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर शुड बी लेस देन HF, लेकिन HF का बॉइलिंग पॉइंट लेस है वाटर से। उसकी वजह यह है कि ये एट द सेम टाइम वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक इधर इस लोन पेयर को यूज़ करते हुए, एक इधर इस लोन पेयर को यूज़ करते हुए। लेकिन HF में चूंकि इसके पास हालांकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। ये तो हाइड्रोजन के साथ अपनी मजबूरी में जुड़ गया है, ये इलेक्ट्रॉन अपने नहीं देता, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मजबूरी होती है। तो ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर करता है। जैसे आपने इसकी जिग जैग स्ट्रक्चर पढ़ी होगी कि ये इस तरह से ऐसे करके HF होते हैं जुड़े हुए, तो उससे हमें आइडिया होता है कि ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है और ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पर मॉलिक्यूल जब ज़्यादा होते हैं तो उससे अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है। एक तो ये था कोवेलेंट हाइड्राइड्स के लिहाज से। उसके बाद HBr है, HCl है, इसके डाउन द ग्रुप अगर आप जाएं तो वही सेम सीक्वेंस है कि बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। उसकी वजह क्या है? डाउन द ग्रुप, जब भी ग्रुप के अंदर आप उसके कोई बात कर रहे हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो वो उसमें साइज़ का इफेक्ट बड़ा होता है। साइज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद अगर आप देखें सॉल्युबिलिटी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। आप बड़ी सिंपल भी है, आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्युबल हैं। सपोज आप चीनी की बात कर लें, शुगर है, हालांकि क्या है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आमतौर पे हम कहते हैं कि नॉन पोलर है, पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन ये डिज़ोल्व हो जाता है किस वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके अंदर हर कार्बन के पास OH ग्रुप मौजूद होता है तकरीबन, तो इसमें OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसकी वजह से उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आइस है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम पानी को ठंडा करना शुरू करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो सिकुड़ता है, उसका वॉल्यूम कम होता जाता है। 4 से नीचे जाएं तो मॉलिक्यूल अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहले वो होते हैं ऐसे ही मूव कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हम उनको ठंडा करते हैं तो उनकी मूवमेंट स्लो होती जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। फिर वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनमें मौजूद होती है उसके लिहाज से अरेंज करते जाते हैं। तो एक इस तरह की वाटर के अंदर ये अरेंजमेंट आ जाती है ऐसे करके। इसी तरह ये ऊपर ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा ऐसे करके, H2O ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे भी आ सकता है O, ये ऊपर किसी H से जुड़ जाएगा।
तो आप देखें ये स्पेसेस इनके अंदर आ रही हैं, यहाँ पे भी स्पेस आएगी, यहाँ पे भी आएगी। ये 9% ओवरऑल जितना आप ये कह लें कि अगर आप 100 cm³ लेते हैं ना पानी लेके उसको आप फ्रीज करें तो जो बर्फ़ बनेगी वो 109 cm³ उसका वॉल्यूम होगा। 9% एम्प्टी स्पेस ज़्यादा आ जाती है और उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि ये जब बनते हैं उस क्रिस्टल फॉर्म में आ रहे होते हैं तो ये अपने आप को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस आती हैं और एम्प्टी स्पेसेस आने की वजह से उनकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। अक्सर आप देखते हैं पानी जो हम रखते हैं उसके अंदर फ्रीज करने के लिए वो बर्तन में डाल के फ्रीज़र में, तो उसका दरमियान वाला हिस्सा उभरा हुआ होता है। वो उभरा हुआ हिस्सा जो होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि उसने अपने अंदर एम्प्टी स्पेसेस लेके आनी, वो गैप बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस के हवाले से इसमें एक बात बताई गई है, एम्प्टी स्पेसेस का पता होना चाहिए, ये आपको आइडिया हो गया। उसके बाद जो है ये क्लीनिंग एक्शन है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और ये एप्लीकेशन है। क्लीनिंग एक्शन में इसका बड़ा रोल है। क्लींसिंग जो है वो जी आपको पता है वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आमतौर पे डिटर्जेंट या सोप हमारे होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। तो पोलर जो होता है वो वाटर के साथ जुड़ जाता है, नॉन पोलर जो है वो आमतौर पे जो ऑर्गेनिक वो दाग वगैरह लगे होते हैं, जो वो ग्रीस वगैरह होगी या कोई भी चीज़ होगी वो उसके साथ लाइक इंटरेक्शन की वजह से उसके साथ जुड़ जाता है। तो जब हम पानी निकालते हैं तो पानी के साथ चूँकि उस डिटर्जेंट का पार्ट भी लगा हुआ है वो भी आएगा और उस डिटर्जेंट के साथ वो मैल वगैरह लगी हुई है वो भी आएगी, तो वो सारा जो है उसको निकाल देगा। इसके अलावा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में ये बड़ी डिटेल है इसकी कि DNA वगैरह हैं या प्रोटीन्स हैं जिसमें अमाइनो एसिड्स होता है, एक्चुअली उनमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। इसमें अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है और DNA और RNA वगैरह में या उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है उसमें हाइड्रोजन रखता है और उसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। यही वजह है कि वो जो दो हैं वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी आपने देखी होगी कि दो स्ट्रैंड होते हैं, एक आपस में एक दूसरे के आगे लिपटे होते हैं, या एक ही स्ट्रैंड होता है उसके पार्ट आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके वो कॉइल्ड फॉर्म में आ जाते हैं। ये था इसकी एप्लीकेशन के वाले से। टेक्सटाइल वगैरह में, फाइबर में जो है इसकी बहुत एप्लीकेशन है, ठीक है, वो एक दो लाइनें उसमें दी हुई हैं, वो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद है जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एवेपोरेशन। इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब एवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन मैं यहीं पे बता देता हूँ। वेपराइजेशन और एवेपोरेशन में फ़र्क क्या है? एवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से होने वाला है। ये जो मर्जी लिक्विड हो, चाहे वो क्लोज कंटेनर में है चाहे वो ओपन है, उसके अंदर एवेपोरेशन होनी ही होनी। हाँ, एक बोतल आप लेते हैं, आप सपोज करें कि ये बोतल है, इसमें इतना तक लिक्विड हो तो एवेपोरेशन होगी। अगर आप इसको फुल फिल कर लेते हैं कि ऊपर स्पेस ही नहीं, बिल्कुल टाइट है, सारा का सारा पानी से फिल किया हुआ है, फिर वेपोरेशन नहीं होगी। लेकिन अगर ऊपर थोड़ी सी भी जगह बच गई है जो खाली है तो फिर इसमें वेपोरेशन होगी। और वेपोराइजेशन होता है जो बाय हीटिंग हम करते हैं। हम हीट करके, जैसे हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो वो वेपोराइज हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। अब वेपोरेशन कंटिन्यूस प्रोसेस भी है और दूसरा ये खुद से होने वाला है, स्पॉन्टेनियस भी है। दूसरा, इससे कूलिंग भी काज होती है। कूलिंग काज क्यों होती है जी? क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो निकल जाते हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल पीछे रह जाते हैं, तो सराउंडिंग से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करती है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं इसकी चलें डिटेल बता देता हूँ कि एक्चुअली होता ये है कि जो टेम्परेचर होता है ना वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब सपोज करें उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल हैं, किसी की एनर्जी 10 है, किसी की एनर्जी 8 है, किसी की एनर्जी 7 है, किसी की एनर्जी 6 है, किसी की एनर्जी 5 है। तो ये डिफरेंट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल उस लिक्विड के अंदर है। अब उसकी एवरेज निकाली जाए, सपोज वो आ जाती 7.5, तो 7.5 से 8 वाला एनर्जी वाला भी ज़्यादा है, 9 वाला भी, 10 वाला भी। तो 8, 9, 10 वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो इसमें से निकल जाएंगे,
क्योंकि उनकी एनर्जी इस टेम्परेचर से ज़्यादा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो उससे ज़्यादा है, तो वो उस लिक्विड को छोड़ेंगे। जब वो छोड़ेंगे तो बाद में जो लिक्विड बचेगा उसकी जब 10 वाला निकल गया, 8 वाला निकल गया, तो अब एवरेज एनर्जी भी कम हो जाएगी। पहले 7.5 थी, अब हो सकता है 6 पे आ जाए, क्योंकि 5, 6, 7 3 अगर हो तो 6 हो जाएगी, तो 6 होगी तो 7 वाला भी निकल जाएगा। अब 6 और 5 रह गए तो 5.5 होगी, अब 6 वाला भी निकल जाएगा। तो कंटिन्यूसली उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और लिक्विड उसमें से वो मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपोराइज होते जाते हैं, उसमें से वेपोरेट होते जाते हैं। अब ये जो है इसी वजह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस और तब तक चलता रहता है जब तक वो सारा लिक्विड वेपोरेट नहीं हो जाता। ठीक है, अब ये होता है कि इसके फैक्टर्स हैं कि बाज़ दफ़ा ये वेपोरेशन स्लो होती है, बाज़ दफ़ा जो है वो नहीं होती। ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा वेपोरेशन होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस, इसके साथ इनवर्सली रिलेट करेगा। जितने मॉलिक्यूल आपस में टाइटली जुड़े हुए होंगे उतना उसकी जो वेपोरेशन होगी वो स्लो होगी। यही वजह है कि आप देखें पेट्रोल वगैरह जो है वो बड़ी जल्दी उड़ जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है। जबकि पानी या ऑयल जो होते हैं उनकी वेपोर जो है वो कम होती है, जो वेपोरेशन है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। वजह क्या है कि उनमें फोर्सेस ज़्यादा होंगी। तो फोर्सेस जो हैं वो और आम तौर पे हम उन्हीं के लिए वोलेटाइल बोलते हैं, जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो वो जल्दी जल्दी वेपोरेट होते हैं, उनको हम वोलेटाइल भी बोलते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं। एक जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो सरफेस एरिया का भी है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना उसकी जो वेपोरेशन होगी वो भी ज़्यादा होगी। इसके साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, आप देखें कपड़े आप फैलाते हैं, फैला के रखते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। पानी का एक गिलास आज रख के चला जाएं ऐसे गिलास में तो वो कल आएंगे तो उतना ही तकरीबन पड़ा होगा, थोड़ा बहुत उसमें वेपोरेट होगा। लेकिन उसी गिलास को आप वैसे डेल दें तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो वेपोरेट हो गया। वजह यह है कि सरफेस एरिया बढ़ गया। अब वेपोरेशन के बाद आता है जी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड एट क्लोज कंटेनर। ये डेफिनेशन आपको आती होगी। अब हुआ ये है कि क्या वेपर प्रेशर सिर्फ क्लोज कंटेनर में होता है? नहीं, इसके लिए क्लोज कंटेनर होना ज़रूरी नहीं है। वेपर प्रेशर नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है। वो लिक्विड चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, उसका एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है जिससे वो वेपर्स उसके निकलते हैं, चाहे आप उसके ऊपर कंटेनर रखें चाहे ना रखें। हाँ, कंटेनर का रोल क्या है कि हम जस्ट उसको मेजरमेंट करने के लिए हम ये करते हैं। अगर वो कंटेनर क्लोज ना रखें तो वो वेपर्स अपने प्रेशर से निकलते जाएंगे, हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लोज कंटेनर जस्ट एक सेटअप होता है जिससे हम उसका प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं। अब वेपर प्रेशर जो होता है इसमें वो वेपोरेशन और कंडेंसेशन हो जाती है। थोड़ी सी जस्ट चंद टर्म्स हैं वो आपको पता होंगी। वेपर प्रेशर रिलेट किससे करता है? एक तो ये डिपेंड करता है फोर्सेस पे। जितनी फोर्सेस कम होंगी वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। अब देखें ये उसके उलट चला गया, फोर्सेस कम होंगी वेपर ज़्यादा बनेंगे। आप ये समझ रहे हैं कि जिसके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बन सकते हैं ना वो उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। तो फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे, वेपर्स बनने की एबिलिटी कम होगी तो उनका वेपर प्रेशर कम होगा। दूसरा वेपर प्रेशर के साथ रिलेट करता है टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से वेपर्स निकल सकेंगे या वेपर स्टेट में रहना उसको ज़्यादा इजी होगा। तो ये दो फैक्टर हैं, इस लिहाज से भी पूछा जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के छोटे छोटे टेबल दिए हुए हैं, कोशिश करें उन टेबल्स में कुछ वैल्यूज़ हैं उनको याद कर लें। बाज़ दफ़ा अगर वो रट्टा पूछता है या रट्टे के बाद कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऐसी वैल्यूज़ जो है वो पूछ लेता है। अब वेपर प्रेशर जब आप बात कर लेते हैं उसके बाद आता है जी वेपर प्रेशर मेजर करने का एक मेथड है मैनोमेट्रिक मेथड। ये भी आपको पता होना चाहिए।
जिसमें वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं, और इसमें एक फार्मूला है जी, किसी भी चीज़ का वेपर प्रेशर आपने मालूम करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा एच। ये डेल्टा एच जो होता है वो एक मरकरी का कॉलम होता है, उस कॉलम के अंदर जो हाइट होती है उसकी कॉलम की यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज, तो इसको डेल्टा एच कंसीडर करते हैं, ये उसमें आ जाएगा। इसके साथ अगर हम ये वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर के बाद है बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी? बॉइलिंग पॉइंट होता है वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, या जब ये ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस पर वो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए। अब दो चीज़ें इसमें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट देखनी, क्या एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर पे। अब यही वजह है कि आप मरी में जाए वहाँ बॉइलिंग पॉइंट और होगा, माउंट एवरेस्ट पे और होगा, ये वैल्यूज़ भी बुक में दी हुई, ठीक है, कि उस पर कितना होता है, इस पर कितना होता है। इसके अलावा आप जो प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं, प्रेशर कुकर और वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये इसकी एप्लीकेशन में आती हैं। इनके अंदर आपने क्या किया कि आपने एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज किया, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट वो है कि जब वेपर प्रेशर ने एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होना है। अब एक्सटर्नल प्रेशर ही आप चेंज कर दें तो डेफिनेटली उसको वहाँ जाने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी, या आप एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें तो थोड़ी हीट चाहिए होगी। तो हीट जितनी उसके अंदर अब्जॉर्ब होगी बॉइलिंग पॉइंट से पहले तक, ये भी याद रखें कॉन्सेप्ट कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले तक जितनी हीट आप देते हैं वो सारी उसके अंदर रहती है। जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो उसके बाद जितनी हीट आप उसको देंगे वो सारी की सारी उसको वेपर्स में चेंज करने के लिए यूज़ होगी। अब याद रखें, वाटर है ना, वाटर को आप गर्म करना शुरू कर दो, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हीट दे लें, इस प्रेशर पर आप इसको 100 से ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी चूल्हा तेज़ कर लें, जितनी मर्जी हीट दे लें, उसका टेम्परेचर लिक्विड का आप 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है उसने 1 घंटे में वेपराइज होना था, आपने इतनी स्ट्रॉन्ग हीट दी वो 5 मिनट में हो गया, लेकिन वो जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट आने तक जितनी हीट देंगे वो उसके अंदर रहेगी। उसके बाद जो हीट उसको प्रोवाइड की जाएगी वो जस्ट उसको स्टीम में, वेपर्स में चेंज करेगी, उससे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यही वजह है कि जब बॉइलिंग पॉइंट ऑयल वगैरह का 200 के राउंड अबाउट होगा तो उसमें जितनी हीट दी गई है वो उसके अंदर है। अब यही वजह है कि ऑयल अगर स्किन पे गिर जाए तो उससे बर्निंग ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। और जब पानी है वो 100 तक होता है, उसकी निस्बत, ऑयल की निस्बत उससे बर्निंग जो है वो कम होगी। एक और चीज़, स्टीम। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ज़्यादा हीट जितनी भी दी जाएगी वो उसको स्टीम में बदल जाएगी। मतलब जो स्टीम होगी या वेपर्स होंगे उनके पास वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और यही वजह है कि स्टीम से ज़्यादा जलता है। अगर स्टीम को देखें, इसका टेम्परेचर आप 800, 900, 500, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ये था वेपर प्रेशर के बारे में, इसके फैक्टर्स हैं। अब फोर्स पे भी डिपेंड करेगा, ये एक्सटर्नल की बात मैंने की, ठीक है। बाकी फोर्सेस के लिहाज से जो है बॉइलिंग पॉइंट देखें तो जितनी ज़्यादा फोर्सेस होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वीक फोर्सेस होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे पेट्रोल है 56-7 के राउंड अबाउट होता है, ठीक है, और जो है वो इसका है पानी का 100 होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट याद रखें, ये भी पेट्रोल एक मिक्सचर है, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं है, इसलिए मैंने वो रेंज बताई, ठीक है। कोई भी लिक्विड कंपाउंड एक होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। दिस टर्म इज ओनली स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड, जो वो लिक्विड हालत में हो या गैस में हो सकता है। अब आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जी लिक्विड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। आप लिक्विड को
मेल्टिंग पॉइंट भी पे जा सकते हैं। आप सॉलिड के लिए बॉइलिंग पॉइंट की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पे हम फिजिकल स्टेट के लिहाज से टर्म यूज़ करते हैं कि जो चीज़ लिक्विड है उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, या सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन सॉलिड के लिए बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, वो वैल्यू जो है वो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये तो था बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ उसका लिंक है। मैंने आपको बताया प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट हमेशा वाटर का ज़्यादा होगा, वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर। अब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम भी हो जाता है। ये वैक्यूम डिस्टिलेशन उसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो है एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। आमतौर पे होता ये है कि जो ये फेज होते हैं ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। अब ये चेंज, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना इसको फ्यूजन भी बोलते हैं, और लिक्विड का गैस में या वेपर्स में चेंज होना इसको हम वेपराइजेशन भी बोलते हैं। जब हम हीट करेंगे तो ये जो हीट चेंज होगी ये मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है, ये जो होगी ये मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। और बाद ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में या वेपर्स में बदलता है, तो उस केस में वो जो है वो सब्लिमेशन होती है। वो प्रोसेस क्या होता है? सब्लिमेशन है, और वो होती है डेल्टा HS। अब इनका कंपैरिजन बताया हुआ है। अगर सबकी नैरो रेंज देखी जाए ना कौन सी होगी, तो वो ये है, मतलब लिक्विड स्टेट में बहुत कम रहता है ये नैरो रेंज। गैसियस में आप टेम्परेचर कहीं ले जा सकते हैं, सॉलिड का टेम्परेचर भी पीछे आप कहीं ले जा सकते हैं, लेकिन जो लिक्विड का पोर्शन है ये दो पर्टिकुलर टेम्परेचर के दरमियान होगा। जैसे वाटर के लिए 0 से 100 तक है। अब 0 से 100 तक सिर्फ टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा? वो लिक्विड होगा। उससे कम जितना मर्जी कम कर दें वो क्या है? वो सॉलिड है। उससे ज़्यादा जितना मर्जी कर दें वो वेपर्स है। तो ये एक तो ये है। दूसरा, इनकी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर कंपेयर करें तो डेल्टा HS सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद डेल्टा HV होती है, और सबसे कम डेल्टा HF होती है। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ये एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ये याद रखें। चूंकि ये गैप बहुत ज़्यादा है सॉलिड और लिक्विड में, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें नहीं है, तो हमने बिल्कुल ख़त्म ही करनी है, तो इसलिए हमें मच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। अगर हम इसको लिक्विड और गैस को देखें तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने ख़त्म करनी है इसमें भी, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की निस्बत कम हो चुकी है, तो इसमें ये इससे कम होगा। लेकिन सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जस्ट हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करना है, बिकॉज लिक्विड में भी अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, सॉलिड में भी होती हैं, तो ये वीक करना है, इसलिए इसको सबसे कम जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज इसमें भी आता है, जिसमें इन सब की डेफिनेशन और कंपैरिजन भी दिया हुआ है। इसकी एप्लीकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। उसके बाद है जी लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या है? लिक्विड क्रिस्टल है कि ये एक रिनाइजर एक पर्सन था, बोटेनिस्ट था, ऑस्ट्रियन, आई थिंक ये 1930 में उसने ये किया कि आमतौर पे होता ये है कि जो सॉलिड होते हैं ना वो जब मेल्ट होते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट। जब आप उसको गर्म करना शुरू करते हैं मेल्टिंग पॉइंट आता है, टेम्परेचर तब तक बढ़ता ही नहीं जब तक वो सॉलिड सारा का सारा मेल्ट नहीं हो जाता। तो वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक वैल्यू होगी प्रॉपर, उसके बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी एक शार्प वैल्यू होती है। अब होता नॉर्मली ये है, लेकिन इसको एक कंपाउंड इसने देखा कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। ये कंपाउंड ऐसा था कि जब इसने इसको गर्म किया ना तो ये 145 तक थोड़ा सा वो मिल्की हो गया, लेकिन ये मिल्की भी हो गया, स्टेट इसकी थोड़ी सी चेंज भी हुई, लेकिन इसका टेम्परेचर भी बढ़ता रहा।
अब अगर तो वो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता तो उसके बाद उसने लिक्विड में चेंज हो जाना था, टेम्परेचर खत्म, ठीक है। जब तक वो सारा का सारा लिक्विड में चेंज ना हो जाता टेम्परेचर नहीं बढ़ना था, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ता रहा और ये तकरीबन 169 तक शायद उसकी वैल्यू है, तब तक ये बढ़ता रहा। उसके बाद या जाके ये प्योर लिक्विड में चेंज हुआ। अब ये बड़ा हैरान हुआ कि ये जो 145 से 169 की रेंज है, ये जो रेंज है ये 169 मुझे कंफर्म नहीं है, ये ज़रा आप कंफर्म कर लीजिएगा। ये जो रेंज है, इस रेंज में वो कैसा है? 145 से पहले सॉलिड है, वो जो 69 है उससे ज़्यादा पे वो क्या है? वो लिक्विड है। तो दरमियान में क्या था? जब उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया तो वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी शो कर रहा था, क्रिस्टल की भी, सॉलिड की भी, इसलिए उसने उसको लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया। इसकी 3 टाइप्स भी यहाँ पे दी गई हैं। स्मैक्टिक है, ये अरेंजमेंट के लिहाज से, निमेटिक है और कोलेस्ट्रिक है। ये बाज़ दफ़ा इसका पूछ सकता है वो कि ये अरेंजमेंट के लिहाज से इनकी जो है वो लिक्विड क्रिस्टल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल के साथ एप्लीकेशन दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। LCD जितनी भी हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इसमें चीज़ होती है कि ये थर्मल सेंसर होता है। इसके अंदर एटम की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, ये सॉलिड की तरह प्रॉपर नहीं होती और लिक्विड की तरह बिल्कुल इरेगुलर भी नहीं होती, थोड़ी बहुत इसमें अरेंजमेंट होती है। जब इसको हीट करते हैं तो वो अरेंजमेंट चेंज होती है, जिसकी वजह से ये कलर लाइट को रिस्पॉन्स चेंज कर देता है, इसका कलर बदल जाएगा और जब कलर बदलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसका जो है वो टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो इसलिए इसको एज ए टेम्परेचर सेंसर भी यूज़ किया जा सकता है। ये तो चंद बातें ऐसी थी जिनके अंदर जो कंटेंट है, जो FSC के अंदर था लिक्विड का पोर्शन, मैंने उसको डिस्कस किया है। अब थोड़ा सा इसके साथ BSc जो है उसको देख लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने करना है जी। तो ये BSc का कुछ कंटेंट जो है वो मैंने लिख दिया है। केमिस्ट्री में इससे पहले तक हमने जो चीज़ें की वो FSC की थी। BSc में ये कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको पता होना चाहिए। एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ होती है जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, जो वो मटेरियल होगा उसके अंदर एटम्स के पे डिपेंड करती है, उनके मैस पे डिपेंड करती है, उनके मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड करती है। मतलब किसी भी चीज़ का मैस या मॉलिक्यूलर मैस जो होगा उसके अंदर तमाम एटम्स के जो मैस होगा या मॉलिक्यूलर मैस उस पर डिपेंड करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होती है जो उसके अंदर नेचर ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम उस पर डिपेंड कर रही होती है। मसलन किसी, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, तो वो अरेंजमेंट पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है, तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन होता है सरफेस के ऊपर जो है वो राइट एंगल यूनिट लेंथ पे जो फोर्स ऑपरेट कर रही होती है उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। ये इसके यूनिट्स हैं, फोर्स है, न्यूटन पर मीटर ये यूज़ होती है। अब देखिए सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक ड्रॉप का गिरना, वो सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन आती है कि वो जो फोर्स उसके ऊपर ऑपरेट हो रही होती है वो उसको उसे स्फेरिकल फॉर्म में लेके आती है। इसी तरह सरफेस फ्री एनर्जी है, आपके पास लिक्विड है, आप उसकी एक यूनिट लेंथ सरफेस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने उसके ऊपर कितना वर्क करना है वो कहलाती है सरफेस फ्री एनर्जी। इंटरफेशियल टेंशन, दो आपके पास लिक्विड हो, वो इस किस्म के हों कि इमिसिबल हों। इमिसिबल होने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, जैसे ऑयल एंड वाटर है। तो इनकी ये जो सरफेस होगी जो आपस में ये कनेक्ट है, यहाँ पे फोर्स ऑपरेट जो हो रही है इधर से, ये फोर्स जो है वो इंटरफेशियल टेंशन कहलाती है, ठीक है, जिसको गैमा AB से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो सरफेस टेंशन है जिसको गैमा से रिप्रेजेंट किया जाता है, टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन क्या है? तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ये सरफेस टेंशन जो है ये डिक्रीज़ होता जाएगा। और ये एक क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि जिस पर वो अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर वो कभी लिक्विड हालत में नहीं रह सकता है, तो उस वक्त उसका सरफेस टेंशन ज़ीरो हो जाता है। सरफेस टेंशन ज़ीरो हो जाए तो ये क्या होगा, वो सारा का सारा वेपर्स में चेंज हो जाएगा।
पैराकार ये सरफेस टेंशन से ही एक टर्म यूज़ निकाली गई है पैराकोर, इससे भी ये क्वेश्चन इसकी मुख्तलिफ फॉर्म बना के वो पूछ सकता है कि ये क्या है। तो पैराकार एक्चुअली एक वैल्यू है मोलर वॉल्यूम की। MD क्या होता है? मैस ओवर डेंसिटी। मैस ओवर डेंसिटी हो तो वो वॉल्यूम होता है, और मैस आपका 1 मोल हो तो जाहिर है जो आपका वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम होगा। कि किसी भी लिक्विड का मोलर वॉल्यूम जब उसका सरफेस टेंशन यूनिट कंसीडर किया जाए तो ये 1 होगा, तो ये सारी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी। तो इट्स अ मोलर वॉल्यूम व्हेन सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज यूनिटी, वो जो है वो पैराकोर कहलाता है। आपको पता है विस्कोसिटी जी, विस्कोसिटी रेजिस्टेंस टू फ्लो होती है कि उसने कितना फ्लो करना है, कितनी रेजिस्टेंस कर है उसके अंदर, वो कहलाती है विस्कोसिटी। एंड विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या है? विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ये है कि उसको जो 2 लेयर्स, चूँकि ये जो फ्लो करती है BSc में अगर आप इसका डिटेल पढ़ेंगे तो ये लेयर्स की फॉर्म में आती है। तो एक लेयर की वेलोसिटी और दूसरी लेयर की वेलोसिटी में यूनिट डिफरेंस अगर हम रखना चाहते हैं तो वो जो है, वो जो कांस्टेंट है, वो जो कोएफिशिएंट है, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लूइडिटी रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी होती है, उसका उलट है। ये जो R है रियोकार, ये भी इसी तरह की टर्म है जो यहाँ पे होती है कि मोलर वॉल्यूम व्हेन विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इज यूनिटी। ये 1 हो तो ये सारी वैल्यू 1, और ये फार्मूला इसको किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी अरेंज में वो पूछ सकता है। डिफरेंट वो लिक्विड बता सकता है। अब डिफरेंट लिक्विड बताया तो उसमें क्या चीज़ होगी जो आपको पता चलेगी, वो उनका मोलर मैस होगा। तो उसके मोलर मैस से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या है, अगर वो 7 यूनिट जो है उसकी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट भी बताता है। रिलेटिव विस्कोसिटी होती है कि जो आम तौर पे हम करते हैं कि विस्कोसिटी प्योर सॉल्वेंट की एक होती है जिसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक विस्कोसिटी होती है सोल्यूशन की। तो जो रिलेटिव विस्कोसिटी होती है वो सोल्यूशन की विस्कोसिटी ओवर प्योर, जो रिलेटिव विस्कोसिटी है, जो कोएफिशिएंट है, ये प्योर की जो है वो ईटा नॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये एक रिलेशन जो है हमें मिलता है, इसको रिलेटिव विस्कोसिटी बोलते हैं। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन है कि सरफेस टेंशन में या ये जो पैराकार की वैल्यू है, इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको उसकी स्ट्रक्चर का पता चल जाता है लिक्विड के अंदर। और ये जो चीज़ है, ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, इसकी मदद से आप मुख्तलिफ जो पॉलीमर होते हैं उनकी मोलर मैस फाइंड कर सकते हैं। ये कुछ कैलकुलेशन है, जब आप डिटेल में जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है। M यहाँ पे मोलर मैस है, A जो है वो उसके कांस्टेंट है, जो पॉलीमर लिया या सॉल्वेंट लिया उसके लिहाज से। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको, BSc में बहुत ज़्यादा मैं नहीं गया, वो बड़े डिटेल टॉपिक हैं, हर एक के डेरिवेशन वगैरह जाए तो वो बहुत लेंथी हो जाता है। बस ये जो चंद टर्म्स हैं इनको आपने जस्ट पढ़ना है। वो कहीं और से आपको कोई बुक मिल जाए उससे, या इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हो, जो क्वेश्चंस हो, तो वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे आपका ये उम्मीद है कि ये सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद भी इस तरह के वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।